हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कंफर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका क्लास 9th हिस्ट्री में, जिसमें हम अपना सेक्शन सेकंड चैप्टर 4 और उसके अंदर भी पार्ट सेकंड जो है कवर कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। यानी कि इंडिया में जो है पहली बार जब व्यापारीकरण किया गया जंगलों का, या व्यापार के तौर पर जो उद्देश्य था पेड़ पौधों को लगाने के लिए, उसका जो है कमर्शलाइजेशन कर दिया गया। पौधे इस तरीके से अब लगाए जाएंगे कि उनका जो है बड़े स्तर पर व्यापार किया जा सके। ये ट्रेंड जो है इंडिया में शुरू हुआ 1990s में, जो है जब 19th सेंचुरी है उसमें ये शुरू किया गया। तो इसके प्रोज और कॉन्स क्या रहे हैं, कि इसके क्या नुकसान थे, क्या फायदे थे, और ये फैसला क्यों लिया गया, इन सारी चीज़ों को जो है हम इस चैप्टर के पार्ट में जो है इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। In previous section we have seen, ठीक है, in previous section we have seen that British needed forest in order to build ships and railways। देखिए मैंने आपको जो है पार्ट 1 में ये बताया ही था कि किस तरीके से जो है अंग्रेज लोग जो हैं अपने यहाँ के रिसोर्सेज को जो है ख़त्म नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने इंडिया में ही जो है यहाँ के पेड़ और टिम्बर्स वगैरह जो हैं काट के शिप्स बनाने के लिए, या जो भी चीज़ इस्तेमाल है उनमें जो है शुरू किया था उन्होंने इंडिया में। लेकिन बाद में उन्हें यह समझ में आया कि व्यापारियों को इस तरीके से अगर अंधाधुंध छूट दे दी जाएगी तो वो यहाँ के जंगल को बहुत तेजी से जो है ख़त्म कर देंगे। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ, द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल एंड द रेकलेस फेलिंग्स ऑफ ट्रीज बाय द ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। यानी कि जंगल पूरी तरीके से न ख़त्म हो जाएं, इसके लिए जो है उन्होंने क्या किया कि पहली बार एक जर्मन एक्सपर्ट, जो खास करके जंगल और जंगल का रख रखाव किस तरीके से करना है उस पे एक जो है जर्मन एक्सपर्ट था जिनका नाम था डिट्रिच ब्रांडिस। उनको जो है इनवाइट किया गया और उन्हें जो है इंडिया का फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया, जिनके अगुवाई में जो है जो जंगल के जितना भी काम होता है या पेड़ पौधों का रख रखाव होता है, कहाँ पे कितने पौधे काटने हैं और फिर से कितने लगाने हैं, इन सारी चीज़ों का जो है जो सलाह या सुझाव होते हैं वो इन्हीं से लेना था। ब्रांडिस रियलाइज दैट अ प्रॉपर सिस्टम हैड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू मैनेज द फॉरेस्ट एंड पीपल हैड टू बी ट्रेन्ड इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन। तो ब्रांडिस का मानना ये था कि जंगल को जो है कंजर्व करने के लिए एक तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और ट्रेंड लोगों की जो है एक रिक्रूटमेंट की जानी चाहिए, या एक जो जत्था है तैयार करना चाहिए जो लोग पौधों को संरक्षित कर सकें। दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन, और वो भी इस काम को करने के लिए जो भी कागजी कार्रवाई होते हैं वो जो है वैधानिक होने चाहिए, लीगल तरीके से उन्हें किया जाना चाहिए। रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड, और पहली बार जो है इसी के माध्यम से जंगल के कानून जो हैं, जो लीगल कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड होंगे, उनकी शुरुआत हुई इंडिया में। फेलिंग्स ऑफ ट्रीज, जो पौधों को लगातार गिराया जा रहा था, काटा जा रहा था, एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड सो दैट फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। और ये जो अंधाधुंध चरवाई का काम होता था उसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया, प्रतिबंधित किया गया, ताकि जो है जो टिम्बर का उत्पादन है उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसे जो है बढ़ाया जा सके। एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड, और वो व्यक्ति जो बगैर आदेश के या इस तरीके से पेड़ पौधों काटेगा कि जंगल को नुकसान पहुंच जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि ये जंगल की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पिक्चर है ऑन एजले ऑफ मैनेज पॉपुलर फॉरेस्ट इन टस्कनी, इटली में। ये इटली में जो एक जगह है टस्कनी, वहाँ पे पॉपुलर के पेड़ का जंगल का एक ये फोटो है, जिसमें दिखाया गया है कि ये पहले जो है, मतलब कि ये उन शुरुआती पिक्चर्स में से एक है जिसमें साइंटिफिक जो फॉरेस्ट्री होती है उसकी शुरुआत की गई थी। कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है जंगल का, ये देखिए किस तरीके से लगाया जा रहा है। देवदार प्लांटेशन इन कांगड़ा वैली जो है वहाँ पे जो है ये देवदार के पेड़ जो है लगाने की शुरुआत की गई थी, 1933 की है। इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड से जो है ये जो पिक्चर है ये निकाली गई है। आगे ये है कि सो ब्रांडिस सेटअप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864, और ब्रांडिस ने सबसे पहला काम क्या किया कि 1864 में जो भारतीय जंगल सेवा है उसकी शुरुआत की 1864 में, एंड हेल्प
फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, और इन्हीं के माध्यम से जो है 1865 का जो भारतीय जंगल कानून है या अधिनियम है उसको बनाया गया। किसने बनाया था? ये डिट्रिच ब्रैंडिस ने बनाया था, कि जो कि जर्मन फॉरेस्ट एक्सपर्ट थे। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप एट देहरादून, और उसी वक्त जो है देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है वहां पर जो है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो है स्थापना की गई 1906 में। द सिस्टम दे टॉट हियर वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, और जो उन्होंने ये व्यवस्था डेवलप की थी इसे वैज्ञानिक वनीकरण या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम दिया गया। मैनी पीपल नाउ इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट फील दैट द सिस्टम इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल, और बहुत सारे लोगों को अब ऐसा लगता है, जिसमें से बहुत सारे जो हैं इकोलॉजिस्ट भी हैं, उनका मानना है कि ये किसी भी तरीके से वैज्ञानिक नहीं है, इसे वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वेयर कट डाउन, ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में जो है उसमें क्या होता था कि बहुत सारे जो नेचुरल फॉरेस्ट थे, प्राकृतिक जो जंगल थे, उन्हें जो है काट दिया गया। इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्रीज वर प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज, और उनकी जगह पर एक ही तरीके के पौधे जो हैं एक कतार में बड़े स्तर पे लगाए दिए गए, और बाद में यही चीज क्या हुए कि इसी का कमर्शलाइजेशन हो गया, और ये जो है नहीं कहीं ना कहीं कमर्शियल क्रॉप की लिस्ट में आने लगे। दिस इज कॉल्ड अ प्लांटेशन, और इसी को जो है क्या दिया गया नाम? प्लांटेशन का नाम दिया गया। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफिशियल जो होते थे, जो जंगल के अधिकारी होते थे, वो लोग क्या करते थे? जंगल को सर्वे करते थे, पूरे क्षेत्रफल का जो है एस्टिमेट करते थे कि कितने डिफरेंट टाइप के पौधे हैं और वहाँ पे कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और वो लोग क्या करते थे? जो कानून वगैरह की ज़रूरत होती है या जो योजना बनाई जाती थी जंगल के मैनेजमेंट के लिए, उन सब की बारे में काम करते थे ये फॉरेस्ट ऑफिशियल। दे प्लान्ड हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर, और वही तय करते थे कि प्रत्येक साल जो है जंगल का कितना हिस्सा जो है काटा जाएगा। द एरिया कट वाज देन टू बी रिप्लांटेड सो दैट इट वाज रेडी टू कट अगेन इन सम ईयर्स, और फिर उसके बाद उसी जगह पर नए पौधों का रोपण कर दिया जाता था ताकि नेक्स्ट ईयर जो है फिर काट के उनका इस्तेमाल किया जा सके। आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1865, 1865 में जो जंगल अधिनियम था वो जो है प्रभावी हो गया था, लागू हो गया था। इट वाज अमेंडेड ट्वाइस, और इसमें जो है संशोधन भी 2 बार किया गया है। एक बार 1878 में संशोधन किया गया और दूसरा संशोधन जो है 1927 में किया गया, यानी कि सुधार की बात हो रही है। अमेंडेड का मतलब क्या होता है? सुधार से मतलब है, संशोधन से मतलब है। द 1817 एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज, और 1878 का जो एक्ट है उसमें जंगल को जो है 3 भागों में बांटा गया। एक था रिजर्व, यानी कि जो संरक्षित है, ठीक है, वो जो रिजर्व है यानी कि एकदम एक व्यक्ति के हाथ में प्रोटेक्टेड है, संरक्षित है, और विलेज फॉरेस्ट और गांव के जंगल, 3 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया 1878 का जो संशोधन हुआ गया था फॉरेस्ट एक्ट में। द बेस्ट फॉरेस्ट वेयर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट, जो सबसे अच्छे फॉरेस्ट की श्रृंखला में आते थे वो कौन से थे? रिजर्व फॉरेस्ट थे, सुरक्षित जो थे, संरक्षित जो थे वो। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, जो गांव के लोग होते थे या जो ग्रामीण जो जनसंख्या थी या लोग थे, वो लोग इस जंगल से कुछ नहीं ले सकते। इवन फॉर देयर ओन यूज, वो अपने इस्तेमाल के लिए भी इसका जो है प्रयोग नहीं कर सकते। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट, और अगर गांव वाले लोगों को अपने काम के लिए, अपने खाना बनाने या घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत होती थी, वो सिर्फ जो प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट था, जो गांव के जंगल थे और जो प्रोटेक्टेड था, जो सुरक्षित था, उन्हीं में से जो है वो जो प्रोड्यूस वगैरह हैं या लकड़ी वगैरह हैं उनको अपने काम में इस्तेमाल के लिए ले सकते थे। अब हम लोग देखते हैं कि इस कानून के आने के बाद और बहुत सारी चीजें जो नई देखने को मिल रही थी लोगों को, वो जो है किस तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। तो इसमें यह कि हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, तो किस तरीके से लोगों का जो जीवन है सीधे सीधे प्रभावित हुआ ये सारे कानून और इन सारी चीज़ों के लागू होने के बाद। फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स, यानी जंगल में रहने वाले और गांव में रहने वाले, हैड वेरी डिफरेंट आइडिया ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लाइक। दोनों के विचार एकदम अलग थे कि एक अच्छा जंगल किस तरीके का होता है। विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पीसीज टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स। गांव वालों का मानना यह था कि जंगल इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें जो है डिफरेंट या मिक्सचर टाइप की स्पीसीज होनी चाहिए, यानी कि भांति भांति के पेड़ पौधे और जीव जंतु होने चाहिए, जिससे क्या होता है फ्यूल, फोडर और लीव्स,
यानी कि ईंधन, चारा और पत्तियां वगैरह जो भी हैं, जो ज़रूरत की हैं, उनकी जो है वो मिल सकें। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वांटेड ट्रीज विच वेयर सूटेबल फॉर बिल्डिंग। लेकिन जो जंगल का जो विभाग था उनका मानना ये था कि पेड़ पौधे इस तरीके से होने चाहिए कि जिनका सीधा सीधा इस्तेमाल जो है व्यापारिक स्तर पर किया जा सके, बड़े स्तर पर किया जा सके, या पेड़ पौधे ऐसे हों जिनसे सिर्फ जहाज और रेलवे की जो पटरी वगैरह होती है सिर्फ वो बनाई जा सके। दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्डवुड। उनका मानना यह था कि ऐसे पौधे होने चाहिए जिनसे सिर्फ मजबूत लकड़ियां मिल सके, सख्त लकड़ियां मिल सके। एंड वेयर टॉल एंड स्ट्रेट, और वो लंबे हों, सीधे भी हों लकड़ियां जो मिले। सो पर्टिकुलर स्पीसीज लाइक टीक एंड सॉल वेयर प्रोमोटेड एंड अदर्स वेयर कट। तो इसके चलते क्या हुआ कि टीक और साल जो पेड़ हैं सिर्फ उन्हीं को प्रमोट किया गया कि इन्हीं का सिर्फ वनीकरण करना है, और बाकी सारे जो पेड़ हैं या पौधे हैं उनको काट देना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो एक इन फॉरेस्ट एरियाज पीपुल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जो जंगल में रहने वाले लोग थे वो क्या करते थे, जंगल से ही जो उत्पाद निकलते थे जैसे कि रूट्स हैं, जड़ वगैरह हैं, पत्तियां हैं, फल हैं, ट्यूबर्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें निकलती थी उनका सीधे सीधे जो है वो इस्तेमाल करते थे। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रियस टू ईट। और जो फल और ट्यूबर्स वगैरह होते थे ये क्या होते थे, उनके लिए बहुत ही पौष्टिक होते थे, इनमें पोषण बहुत ज़्यादा होता था। स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून बिफोर द हार्वेस्ट, जब फसल के आने से पहले ट्यूबर और फल का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। जो जंगल के रोग लेने वाले हैं उनके खाने पीने में हर्ब्स आर यूज फॉर मेडिसिन। जो हर्ब्स वगैरह होती थी, घास या जड़ी बूटी वगैरह होती थी, उनका इस्तेमाल वो लोग दवा बनाने के लिए करते थे। वुड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड इम्प्लीमेंट्स लाइक योक्स एंड प्लो। बम्बू मेक्स एक्सलेंट फेंसेज एंड इट ऑल्सो यूज टू मेक बास्केट एंड अम्ब्रेलाज। मतलब जंगल के जितने भी उत्पाद थे उनका वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे। जैसे बांस का है तो उसके लिए डलिया वगैरह है, बर्तन वगैरह बनाते थे, और अपने घर की फेंसिंग वगैरह करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे, और हल्के हल्के हथियार वगैरह भी बनाते थे, और इससे छाता वगैरह भी बनाते थे। खेत को जोतने के लिए जो जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल होता था। ए ड्राइड स्कूप्ड आउट गार्ड कैन बी यूज्ड एज अ पोर्टेबल वाटर बॉटल। तो अब जैसे कि लौकी है, बड़ी सी लौकी है, तो उसको क्या करते थे, अंदर से जो उसका गूदा वगैरह होता था उसे निकाल के उसका बॉटल बना लेते थे, और उसमें वो पानी सुरक्षित करके रखते थे अपने पीने के लिए। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। उनका मानना ये था कि जंगल में किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सब चीज उपलब्ध है। लीव्स कैन बी स्टिच टुगेदर टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स। पत्तियों का इस्तेमाल वो जो है प्लेट्स वगैरह बनाने के लिए करते थे, जिसमें जो है खाना वगैरह खाते थे, कप्स बना लेते थे। साइडी जो है, बॉम्बिया बबीली जो है, क्रीपर कैन बी यूज टू मेक रोप्स। तो ये जो साइडी है, ये जो क्रीपर्स होती है, जो जिसे लता नहीं बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल जो है ये रस्सी बनाने के लिए किए थे। देखिए ये मेक्स रोप्स जो हैं। एंड द थॉर्नी बार्क ऑफ द सिमर ट्री यूज टू ग्रेट वेजिटेबल्स। ठीक है, और एक सिमर करके है, सिल्क कॉटन है, इसका क्या होता है, तो ग्रेट वेजिटेबल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। ऑयल फॉर कुकिंग एंड लाइट लैम्प्स कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ महुआ ट्री। ठीक है, अब तेल वगैरह भी निकाल लिया जाता था जंगल के पौधों से, और उसमें क्या है, महुआ का तेल वगैरह जो होता है उससे क्या होता है कि लाइट जो होते हैं ना उसको जलाने का, ये दिया वगैरह जलाने का काम लिया जाता था। यानी कि जंगल के जितने भी उत्पाद हैं, प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल जंगल में रहने वाले लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लेते थे। द फॉरेस्ट एक्ट मीन्स सीवियर हार्डशिप फॉर विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। और जैसे ही जंगल कानून या जंगल अधिनियम बना तो उसमें क्या हुआ कि गांव और जंगल में रहने वाले दोनों लोगों को बहुत सीवियर सिचुएशन जो है या मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आफ्टर द एक्ट ऑल द एवरीडे प्रैक्टिसेस, इस कानून के बाद जितने भी लोग जो हैं जो डेली रूटीन में रहते थे, जैसे कि जंगल काटते वगैरह थे, ठीक है, हाउस ग्रेजिंग देयर कैटल्स, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, हंटिंग एंड फिशिंग बिकेम इलीगल। और फिर ये सारी चीज़ें जितनी भी थी, जो भी ये गतिविधियाँ थी, जो दैनिक जीवन की गतिविधियाँ थी, वो सब क्या हो गई, इलीगल हो गई। पीपुल वेयर नाउ फोर्स्ड टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। और लोगों के अंदर क्या हुआ, जंगल के अंदर से चीज़ों को चोरी करने की आदत आने लगी। दे वेयर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड। और जो जंगल के जो संरक्षक होते थे, उन लोग क्या होते थे, उनके अंदर रिश्वत लेने की एक प्रक्रिया जो है यहीं से प्रारंभ हो गई।
वोमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वेयर स्पेशली वरीड, जो औरतें जो लकड़ियां वगैरह इकट्ठा करती थीं चूल्हे ईंधन के लिए, अब उनके लिए बड़ी समस्या हो गई ये एक्ट के बनने के बाद। इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कॉन्स्टेबल्स एंड फॉरेस्ट गार्ड टू हैरेस पीपल बाई डिमांडिंग फ्री फूड फॉर देम। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ पे जो भी पुलिस वगैरह जो थी उनके लिए एक समस्या ये भी हो गई, और ये जो कल्टीवेशन है, जो खेती करने का जो तरीका था इंडिया में, उसको इस जो फॉरेस्ट के जितने भी ये जंगल कानून बन रहे थे उन्होंने जो है किस तरीके से प्रभावित किया है। इन सारी जो ट्रेडिशनल जो गतिविधियां थी उनको जो है हम इस पैराग्राफ में कवर करते हैं। तो वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द यूरोपियन कॉलोनिज्म वाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ का असर पड़ा वो था शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है स्थानांतरित कृषि से। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें क्या करते हैं कि जंगल की जो ट्राइबल जो कम्युनिटी होती है वो एक जगह के जैसे जंगल हैं उनको काट के वहाँ पर पहले वो खेती करते हैं और फिर अपनी फसल बोते हैं, और उसके बाद जो है फसल बोने बाद तो फिर दूसरी जगह नए जंगल काटते हैं, नए पौधों को हटाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर खेती करते हैं। तो इसे जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो अब ये एक्ट बनने के बाद कैसे ये प्रभावित हुआ इसको हम इसमें देखते हैं। दिस इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, ये जो भी सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, वहाँ पर जो है ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो खेती करने का तरीका है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, उसे जो है प्रयोग में लाया जाता है। इट हैज़ मैनी लोकल नेम एज सच एज लेडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया। इसे जो है कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि लेडिंग बोला जाता है साउथ ईस्ट एशिया में, मिल्पा बोला जाता है इसे सेंट्रल अमेरिका में, और चितमिनी बोला या तवी बोला जाता है अफ्रीका में। छेना इसे बोला जाता है या शेना बोला जाता है कहाँ पर, श्रीलंका में जो है यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोला जाता है। इसे स्लैश ऑन बर्न भी बोला जाता है। इन इंडिया, भारत में जो इसे है दिबिया, पेंडा, बेवार, नेवाड़, झूम, पोडू, खंदड़ या कुमरी, ये सारे जो हैं लोकल क्षेत्रीय जो शब्दावली है इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, यानी कि स्थानांतरित कृषि के। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न्ड इन रोटेशन। और इसमें क्या किया जाता है कि जंगल के कुछ जो हिस्से होते हैं उनको काट दिया जाता है, फिर उसे जला दिया जाता है, और वहाँ पे जो उससे खाद डेवलप होती है उसी पे क्या किया जाता है, सीड को बो दिया जाता है। और जब मानसून आता है तो उसमें फसल होती है, और फिर अक्टूबर से नवंबर के बीच में उसे काट लिया जाता है, और फिर उस जगह को छोड़ के मतलब 12-18 साल जो है ईयर्स फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो बैक, और उसे क्या किया जाता है, उस जगह को छोड़ दिया जाता है ताकि जंगल वहाँ पे फिर हो जाए। ए मिक्सचर ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन दिस प्लॉट। इसमें क्या किया जाता है कि कई अलग अलग जो बीज वगैरह होते हैं उनको मिला के यहाँ पर खेती की जाती है। इन सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका इट कुड बी मिलेट्स। तो देखिए इंडिया और अफ्रीका में इस पे जो फसल उगाई जाती है वो उसमें क्या होता है, मिलेट्स वगैरह होते हैं जो मोटे दाने होते हैं उनको। ब्राज़ील में मैन्योक जो होता है उसको लगाया जाता है। एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका मेज एंड बीन्स। और जो लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका है वहाँ पर क्या करते हैं, मेज और बीन्स जो होती हैं, भुट्टा और जो बीन्स वगैरह होती हैं, इनको लगाया जाता है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की फसल के तौर पे। यूरोपियन फॉरेस्ट रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। यूरोपियंस का मानना ऐसा था कि ये जो तरीका है खेती करने का ये जंगलों को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाता है। They felt that the land which we use to cultivation every few years could not grow trees for railway timber। उनका मानना यह था कि वो ज़मीन जिस पे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं या स्थानांतरित कृषि करते हैं तो वो ज़मीन जो है रेलवे टिम्बर के जो पौधे होते हैं उनको उगाने के लिए जो है ये ज़मीन बहुत अच्छी नहीं रह जाती है। When a forest was burned, एक बार जब जंगल जल जाता है, there was the added danger of the फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल ट्रिमर। और उसका मतलब ये होता है कि अगर ये जंगल में आग लग जाती है और उसे नियंत्रित टाइम पे नहीं किया गया तो जो बहुत कीमती टिम्बर्स वगैरह होती हैं वो भी जल जाती हैं। और उससे क्या होता है कि अंग्रेजों के जो इंटरेस्ट थे वो सीधे सीधे प्रभावित हो जा रहे थे। जैसे ये देखिए जंगल में पहले क्या कर दिया जाता है, स्लैश एंड बर्न के तहत जो है इसे पहले जलाया जाता है, फिर इसको गोड़ा ओढ़ा जाएगा और उसके बाद इसमें बीज जो है बो दिए जाएंगे, फिर अक्टूबर के महीने में जो है फसल वगैरह काटी जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस।
और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का फंडा ये है कि एक जगह पर पहले खेती कर रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह खेती करने लगे। तो इससे क्या होता था, सरकार जो थी उनको टैक्स वगैरह, कर वगैरह इकट्ठा करने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह कब चले जाते थे पता ही नहीं चलता था। Therefore the government decided to ban shifting cultivation। इसी वजह से सरकार ने फैसला लिया कि आने वाले टाइम में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, स्थानांतरित कृषि होती है, इसकी जो प्रक्रिया है इसको बंद की जाएगी। एज अ रिजल्ट मैनी कम्युनिटीज वेयर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट। और इस तरीके से कई जो समुदाय थे उनको फोर्सिबली क्या कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, ठीक है, उनके घरों से निकाल के जंगल में। सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशन, बहुत सारे लोगों को उसमें अपने काम या व्यवसाय जो है उनको बदलने पड़े। वाइल सम रजिस्टर्ड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियंस, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बाद में विद्रोह कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही। तो आप देखते हैं कि हु कुड हंट, अभी तो ये खेती की बात थी कि जो जितने भी कानून वगैरह थे उन्होंने सीधे सीधे खेती और जंगल को प्रभावित किया। अब जो है शिकार वगैरह की जो गतिविधि थी वो किस तरीके से इन कानूनों के आने के बाद प्रभावित हुई उसको हम लोग देखते हैं। तो द न्यू फॉरेस्ट लॉ चेंज द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन येट अनदर वे, ठीक है, जंगल में रहने वाले लोगों को इन जो नए जंगल के कानून थे उनके जीवन की जो प्रक्रिया थी, जो डेली बेसिस पे जो काम करते थे उनको किस तरीके से प्रभावित किया उसको हम इसमें देखते हैं। तो बिफोर द फॉरेस्ट लॉ, जो जंगल कानून थे उनसे पहले मैनी पीपल हु लिव्ड इन और नियर फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड बाय हंटिंग डियर, पार्ट्रिज एंड वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स। तो जंगल के करीब रहने वाले जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, हिरन है, पार्ट्रिज है, या वैरायटी ऑफ बहुत भांति भांति के जो छोटे जीव होते थे उनका शिकार वगैरह करते थे। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वाज प्रोहिबिटेड बाय द फॉरेस्ट लॉ, और ये कस्टमरी जो प्रैक्टिसेस थी ये कैसे प्रोहिबिटेड की जाती थी, फॉरेस्ट लॉ जो होता है, जंगल के कानून होते हैं, उसके माध्यम से इन्हें रोकने का प्रयास किया। दोज हु वर कॉट हंटिंग वे आर नाउ पनिश्ड फॉर पोचिंग। पोचिंग का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज को भाले से कोच के मार देने की जो प्रक्रिया होती है उसे पोचिंग कहा जाता है। जैसे गैंडे का जब शिकार किया जाता है तो उसे पोचिंग कहा जाता है। While the forest laws deprived people of their customary rights to hunt, hunting big games became a sport। और फिर इन जो फॉरेस्ट्री लॉ की वजह से क्या हुआ कि जो लोगों के जो कस्टमरी राइट्स थे शिकार करना, उनको जो है अब कहीं ना कहीं एक खेल की श्रृंखला में ला दिया गया। मतलब आम लोगों को उनसे दूर रख दिया गया, लेकिन जो पैसे वाले लोग थे उन्हें शिकार वगैरह करने की छूट दी गई। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटी ऑफ द सेंचुरीज। भारत में खास करके ये जो शिकार करना है या शिकार खेलना है एक कल्चर ऑफ कोड बन गया। मतलब कि रजवाड़ों का जो तरीका होता है, यानी कि इसे लग्जरियस लाइफ का एक पार्ट माना जाने लगा। सालों भर इसकी प्रक्रिया इंडिया में चली। मैनी मुगल्स पेंटिंग शोज प्रिंसेस एंड एम्परर्स एंजॉयिंग अ हंट। बहुत सारी जब आप मिडवल टाइम की या मध्यकालीन भारत की जब आप पेंटिंग्स वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको राजा और रानी जो है बड़े स्तर पर शिकार करते और उसमें जो है मनोरंजन करते हुए दिखेंगे। बट अंडर कॉलोनियल रूल द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट वेरियस स्पीसीज बिकेम ऑलमोस्ट एक्सटेंट। लेकिन जब कॉलोनियल रूल आया, यानी कि औपनिवेशिक काल जब भारत में आया, अंग्रेजों का जब शासन था, तो इसका जो है शिकार करने का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बहुत सारे जीव जंतु जो हैं एकदम एक्सटिंक्ट होने वाले थे, मतलब कि एकदम विलुप्त होने की कगार पे आ गए थे। द ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल्स एज साइन ऑफ वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड सैवेज सोसाइटी। ब्रिटिश लोगों का मानना ये भी था कि ये जो बड़े जानवर होते हैं ये सब वहशी और जंगली टाइप के होते हैं, इन्हें एक अच्छी सोसाइटी के लिए वो बहुत ज़रूरी नहीं मानते। दे बिलीव दैट बाई किलिंग डेंजरस एनिमल द ब्रिटिश वेयर डूइंग। तो इसमें ये था कि ब्रिटिश लोगों का मानना ये था कि इन जानवरों को मार के हम यहाँ पर लोगों के साथ एहसान करते हैं। जैसे कि ये हैं, इन्होंने जो है इतने टाइगर्स को एक साथ मार के जो है गौरवान्वित जो है पिक्चर जो है पोर्ट्रे करवाया है। तो देख लेते हैं लॉर्ड रीडिंग जो थे, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग जो है नेपाल में उन्होंने ये शिकार किया, ये उस टाइम की पिक्चर है। काउंट द डेड टाइगर्स इन द फोटो। आप जो है इसमें जो है जो चीते हैं उनकी संख्या काउंट करके जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। व्हेन ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल्स एंड राजाज वेयर हंटिंग बाय देयर accompanied by a whole retinue or servant, usually the tracking was done by skilled village hunters and the sahib simply fired the shot। और ये शिकार भी इस तरीके का शिकार था कि इसमें जो साहिब होते थे यानी लॉर्ड्स होते थे वो लोग क्या करते थे,
कि वो लोग जो गांव के रहने वाले जो एक्सपर्ट शिकारी होते थे उनको जो है उसमें लगा देते थे और उसे जो है वो एक तरीके की लोगों को मदद के तौर पे जो है प्रोपोगेट करते थे। और उन्होंने जो है एक पुरस्कार की श्रृंखला भी शुरू की थी कि जिसमें जैसे चीता है या वुल्फ्स वगैरह हैं, इनको अगर कोई मारेगा तो उन्हें जो है पैसे वगैरह भी दिए जाएंगे। तो इस सब के चलते जो है लगभग 80,000 से ज़्यादा चीते, 1.5 लाख से ज़्यादा लेपर्ड्स जो हैं तेंदुए और 2 लाख से ज़्यादा जो वुल्फ्स होते हैं, भेड़िए होते हैं, उनको जो है रिवॉर्ड के लिए सिर्फ मार दिया गया 1875 से 1925 के बीच में। यानी कि सिर्फ 50 साल के स्पैन में जो है लगभग इनकी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़त्म कर गई। ग्रेजुअली द टाइगर केम टू बी सीन एज ए स्पोर्टिंग ट्रॉफी। और फिर जो चीते की जो हत्या की जाती थी उसको जो है स्पोर्टिंग ट्रॉफी के तौर पे देखा जाता था, एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। द महाराजा ऑफ सरगुजा एलॉन, जो सरगुजा के जो महाराज थे, उन्होंने सिर्फ खाली 1157 चीता और 2000 लेपर्ड्स जो तेंदुए थे उनकी जो है उन्होंने 1957 तक जो है उन्होंने शॉट किए थे, बंदूक से जो है उनका शिकार किया था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल का नाम कई लोगों ने सुना होगा, उसने सिर्फ खाली 400 चीते मारे थे। इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वेयर रिजर्व फॉर हंटिंग, और बहुत सारे क्षेत्र जो थे उनको सिर्फ मनोरंजन के तौर पे शिकार करने के लिए जो है रिजर्व किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। ओनली मच लेटर डिड एनवायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेशन बिगन टू आर्ग्यू दैट ऑल दिस स्पीसीज ऑफ एनिमल नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड एंड नॉट किल्ड। बाद में, बहुत बाद में क्या हुआ, जो एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह थे, कंजर्वेशन करने वाले थे, उन लोगों ने जो है बताया या लोगों को जो है अवेयर करने की शुरुआत की कि इन जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए, ना कि हत्या करनी चाहिए। और हमारा लास्ट जो पैराग्राफ है वो ये है कि न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विस, नया व्यापार, नया रोजगार और नई सेवाएं, इनके बारे में जो है तो डिस्कस करते हैं। While people lost out in many ways after the forest department took control of this forest, some people benefit from the new opportunities that had opened up in the trade. तो अभी क्या हुआ कि जैसे जंगल का नया कानून बना, कई लोग बेरोजगार हो गए, कई लोगों को जंगल छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी उसमें उभरी, उन्हें जो है अवसर भी मिले नए काम करने के लिए, नए व्यापार करने के लिए। मैनी कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोगों ने जो उनका जो पारंपरिक जो व्यापार था या काम करने का जो तरीका था उसको उन्होंने ख़त्म किया और नए कामों को उन्होंने शुरू किया इंडिया में। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सिर्फ खाली भारत में नहीं हुआ, क्योंकि कॉलोनाइजेशन या कॉलोनिज्म जो था, जो उपनिवेशवाद था, वो तो पूरे विश्व में था। तो पूरे विश्व का जो भी व्यक्ति इस तरीके की प्रक्रिया में संलिप्त थे, उनका जीवन जो है सीधे सीधे इससे प्रभावित हुआ। विद द ग्रोविंग डिमांड फॉर रबर इन मिड 19th सेंचुरी, क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के आधे में जो है रबड़ की जो है मांग पूरे विश्व में बढ़ गई थी, जिससे क्या हुआ, मुंडुरुच्चू पीपल ऑफ ब्राजीलियन अमेजन हु लिव्ड इन विलेजेस ऑफ हाई ग्राउंड एंड कल्टिवेटेड मैन्योर बिगेन टू कलेक्ट लेटेक्स फ्रॉम द वाइल्ड रबर ट्रीज फॉर सप्लाइंग टू ट्रेडर्स। जो मुंडुरुच्चू लोग थे, ब्राजीलियन अमेजन में रहने वाले ग्रामीण लोग थे, एक तरीके की ट्राइबल कम्युनिटी थी, जिसमें क्या हुआ, मैन्योक वगैरह जो हैं उन्होंने उगाना शुरू किया, जिससे क्या होता था, रबड़ बनाने वाला जो लेटेक्स होता है, दूध होता है, उसकी जो है उन्होंने सप्लाई शुरू की व्यापारियों को। ग्रेजुअली दे डिसेंडेड टू लिव इन द ट्रेडिंग पोस्ट एंड बिकेम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडर्स। और बाद में क्या हुआ, उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट की जो है शुरुआत की, और लेकिन वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड थे, व्यापारियों पे डिपेंड थे। इन इंडिया द ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाज नॉट न्यू। भारत में जो भी ये नए उत्पादों की जो श्रृंखला थी, लेकिन ये एकदम नई नहीं थी। फ्रॉम द मिडवल पीरियड ऑनवर्ड्स वी हैव रिकॉर्ड ऑफ आदिवासी कम्युनिटीज ट्रेडिंग एलिफेंट्स एंड अदर गुड्स लाइक हाइड्स, हॉर्न्स, सिल्क, कुकून्स, आइवरी, बम्बू, स्पीसीज, फाइबर। मध्यकालीन जो भारत था उसमें भी जो व्यापारी लोग थे, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, वो तब भी जो है इसका बड़े स्तर पर व्यापार करती थी। ये हॉर्न सींग है, सिल्क कुकून्स है, आइवरी जो होती है, हाथी के सींग या दांत होते हैं, बम्बू है, बांस है, मसाले हैं, रेसे वगैरह हैं, घास हैं, गम है, रेसिन जो होता है, इन सब के जो ये नोमैडिक्स जो खाना बदोश जो कम्युनिटीज़ थी, जिन्हें बंजारा कहा जाता है, ये सारी कम्युनिटीज़ क्या करती थी, इनका जो है बड़े स्तर पर ट्रेड करती थी। विद द
विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश और ब्रिटिशर्स के आने के बाद हाउएवर ट्रेड वाज कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, और व्यापार की जो पूरी प्रक्रिया थे अब वो पूरी जो है सरकार उसे रेगुलेट करती थी, विनियमन करती थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव मैनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट। और फिर क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है एक तरीके का लाइसेंसिंग करण जो होता है वो उन्होंने कर दिया कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स थी उन्हें जो है जंगल पर कंप्लीट अधिकार दे दिया और उनका क्षेत्र फिक्स कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो रहने वाली जो कम्युनिटीज़ थी, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स वगैरह थी या ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उनके जो हित थे वो सीधे सीधे प्रभावित हो गए। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वे आर रिस्ट्रिक्टेड, और जो पशु चराने का काम था या हंटिंग करने का जो लोकल लोगों का काम था उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इन द प्रोसेस मेनवाइल जो प्रक्रिया थी, मैनी पेस्टोलिस्ट एंड नोमेडिक कम्युनिटीज लाइक कोरावा, कराचा एंड यरकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स एंड सम दे वर बिगन बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स। और फिर क्या हुआ कि जैसे कि जो पैदल चलने वाली और नोमेडिक जो खानाबदोश कम्युनिटी थी या समुदाय था, जिसमें कोरावा, कराचा और यरकुला थी, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में ये अपना जीविकोपार्जन करती थी। अब क्या हुआ, जंगल कानून बनने बाद जो है इनका कामकाज जो है सीधा सीधा छिन गया। सम ऑफ देम बिगन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स, और उन्हीं में से जो है कई जो हैं आतंकवादी जनजातियों के नाम से जाने लगी, मतलब उपद्रवी जनजाति के नाम से जाने लगी। एंड वे आर फोर्स्ड टू वर्क इंस्टेड इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। और जो गवर्नमेंट थी या जो प्रशासन था उसने इनको मजबूर किया कि आप जो है फैक्ट्री में काम करें, आपको अपना जो भी पारंपरिक तरीका है उसे छोड़ना पड़ेगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेल बीइंग फॉर द पीपल। जो नए अवसर होते हैं ज़रूरी नहीं होता है कि जो भी लोग हों उसमें वो फिट बैठें, तो कई लोग क्या होते हैं उससे रेसिस्ट कर जाते हैं। इन असम, जैसा कि असम में both men and women from forest communities like Santhals and Orans from Jharkhand and Gonds from Chhattisgarh and recruited work on tea plantation। तो ये 3 अलग अलग जगह हैं, जैसे कि असम के रहने वाले संथाली वगैरह होते हैं, ओरांव जो होते हैं झारखंड में रहने वाले, और गोंड्स जो होते हैं जो छत्तीसगढ़ के, इन्हें रिक्रूट कर दिया। कहाँ पर, असम का जो चाय के बागान होते हैं वहाँ पर इन्हें काम करने के लिए जो है बंधुआ मजदूर के तौर पे ले जाया गया। देयर वेजेस वेयर लो एंड कंडीशंस ऑफ वर्क वेयर वेरी बैड, और इनकी जो मेहनताना थी या मजदूरी थी वो बहुत कम थी, और जो काम करने के लिए जो दशाएं थी वो बहुत बुरी थी, यानी कि जानवरों की तरह इनसे काम कराया जाता था। और यही सारी चीज़ क्या होती थी, इनको जो है रिबेलियस बनाती जा रही थी। दे कुड नॉट रिटर्न ईजिली टू देयर होम विलेजेस फ्रॉम वेयर दे हैड बीन रिक्रूटेड। और सबसे बड़ी मुसीबत इनके साथ ये थे कि ये लोग कभी अपने घर या गांव वापस नहीं आ पाते थे जहां से ये रिक्रूट होते थे काम करने के लिए। तो फाइनली मैंने आपको जो है होल समझा दिया है पार्ट सेकंड में कि किस तरीके के चेंजेस आए हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी या जंगल में निवास करने वाली कम्युनिटी थी इस पार्ट सेकंड में। अब जो है ये जो फॉरेस्ट एक्ट है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उन लोगों को, और ये तो एक्शन है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है इंडिया में जब कमर्शलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट किया जाता है, जंगल का जब व्यापारीकरण कर दिया जाता है या कानून बना दिया जाता है, तो ये उनका एक्शन हो गया, क्रिया हो गई। अब क्या होगा कि वहाँ पे निवास करने वाले लोगों का जीवन सीधे सीधे प्रभावित होगा, उनकी जो जीविकोपार्जन के जितने भी चांसेस होंगे, अवसर होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो वो किस तरीके का रिएक्शन करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, यही हम लोग जो है पार्ट 3 में पढ़ेंगे चैप्टर 4 के।